नमस्कार, शुभ अपराह्न। कक्षा 12वीं हिंदी केंद्रित विषय की ये कक्षा। आज की कहानी सिल्वर वेडिंग, और हम आप सभी दर्शकों का यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं ताकि ये कहानी हम पूरी कर सकें। आप सभी विद्यार्थी जो अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, आपके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली संभाग की ओर से किया जा रहा है ये विशेष प्रयास। आज सिल्वर वेडिंग कहानी, जिसके 3 अंश अब तक हमने पढ़े हैं, एक लंबी कहानी है। आज इस कहानी का चौथा व अंतिम भाग हम प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद इसके प्रश्नोत्तर, जिसका लिंक मैंने पहले ही शेयर कर दिया है, क्योंकि हमें ये पता लगा था कुछ विद्यार्थी इस सारे कार्यक्रम की पीडीएफ भी चाहते, तो पीडीएफ बनाकर आपको लिंक शेयर कर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आप कथानक को पुनः अभ्यास के लिए और प्रश्नाभ्यास के लिए उसका उपयोग कर पाएंगे। कक्षा 12वीं हिंदी केंद्रित विषय वितान भाग 2 का ये पाठ, जिसमें अब तक की कथा वस्तु को एक बार पुनः दोहराते हुए हम कहानी को पूरा। काफ़ी विद्यार्थी यहाँ जुड़ चुके हैं, और जो साथी इनके अभी नहीं जुड़े हैं उनसे आग्रह, सभी शिक्षक साथियों का भी सादर आभार कि वे उत्साहवर्धन के लिए अपनी उपस्थिति के साथ साथ मेरा मार्गदर्शन भी करते हैं। मैं सभी विद्यार्थियों का और शिक्षक साथियों का आभारी हूँ कि वो इस लाइव टेलीकास्ट को देखते हुए अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की ये कक्षा, जिसमें अब तक हम लोगों ने पढ़ा और पाया कि कहानी के मुख्य नायक, मुख्य पात्र बाबू अपने परिवार के साथ महानगर दिल्ली के निवासी हैं। यशोधर बाबू एक सरकारी कर्मचारी हैं, और आज का कहानी का जो ये विशेष दिन था वो उनके सिल्वर वेडिंग का दिन था, तो वहां से कथा शुरू हुई थी। उसकी मैं कहता हूँ कि अब पुस्तकें क्योंकि उपलब्ध होने लगी हैं, तो आप प्रयास करें कि आप अपनी पुस्तकें साथ लेकर बैठें ताकि इस पाठ को समझना और सरल हो सके। तो सभी विद्यार्थियों का और शिक्षक साथियों का इस दोपहर की सभा में हार्दिक स्वागत। कहानी के मुख्य पात्रों का परिचय एक बार पुनः। उससे पहले मैं सभी शिक्षक साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं देकर, सुझाव देकर इस कक्षा को और अधिक रोचक बनाने का और प्रभावी बनाने का प्रयास किया। और वास्तव में जो सामग्री आपको उपलब्ध करवाई जा रही है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन के सौजन्य से उपलब्ध करवाई जा रही है। जो अभ्यास हेतु प्रश्नोत्तर है, या ये पीपीटी है, या अन्य जितनी भी गतिविधियां हैं, वो सारी किसी वित्तीय लाभ के लिए नहीं की जा रही, वरन आज के परिवेश में आप सबकी पठन पाठन की गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए इस कक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तो कहानी सिल्वर वेडिंग, लेखक मनोहर श्याम जोशी। पुनः पात्र परिचय। कहानी के मुख्य नायक यशोधर पंत एक सरकारी कर्मचारी हैं। उनकी पत्नी,
उनके 4 बच्चे, जिसमें 3 बेटे और 1 बेटी है। और आज की ये कहानी जिसमें हमने पाया था सिल्वर वेडिंग का दिन, और पुनः आपको इसका कालक्रम भी बताना आवश्यक होगा। 1972 की ये घटना होगी। उसी के समय की स्थितियों को आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय का परिवेश कैसा रहा होगा, और उसका बड़ा सजीव वर्णन लेखक ने किया है। और ये पटकथा लेखक मनोहर श्याम जोशी की रचना। कथा और पटकथा में थोड़ा अंतर आप समझ लें। पट का अर्थ है पर्दा, पर्दे पर दिखाया जाने वाला, पर्दे पर दिखाई जाने वाली कथा। टेलीविज़न सीरियल की शुरुआत करने वाले, दूरदर्शन चैनल्स की लोकप्रियता को बढ़ाने वाले मनोहर श्याम जोशी की रचना एक लंबी कहानी है, और इस कहानी के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें मैं एक बार पुनः आपके समक्ष दोहरा देता हूँ। यशोधर बाबू की शादी की सालगिरह का दिन, और ये 25वीं सालगिरह, जिसे सिल्वर वेडिंग भी कहा जाता है। कार्यालय के कुछ कर्मचारी यशोधर बाबू को बधाई देते हैं और पार्टी के लिए जोर देते हैं, और पार्टी के लिए जो उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर दिखाई देती है, वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कुछ पैसे देकर पार्टी में शामिल हुए बिना ही वहां से निकल लेते हैं। और कार्यालय से बल्कि पत्नी और बच्चों से मतभेद के चलते बिरला मंदिर, पहाड़गंज और अपने रिश्तेदारों से मिलने मिलाने की स्थितियों को पूर्ण करते हुए घर लौटते हैं। उनका बड़ा बेटा, जो एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी कर रहा है और 1500 रुपये मासिक वेतन प्राप्त कर रहा है, ये भी उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर दिखाई देता है। समहाउ इम्प्रॉपर, तो इसको भी थोड़ा समझें। कुछ भी कहो, ठीक नहीं लग रहा, जो भी हो ठीक नहीं है, ये उनका तकिया कलाम है। यशोधर बाबू का ये तकिया कलाम है। अक्सर वो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। उनका दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा था, और अलाइड सर्विसेज में चुने जाने के बावजूद वो उसमें जाना नहीं चाहता, वो सिर्फ IAS बनने की ही सोच रहा है। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर विदेश जा चुका है। उनकी एकमात्र और पिता द्वारा दबाव दिए जाने पर विदेश जाने की धमकी देती है। पत्नी बच्चों के साथ काफी हद तक ढल चुकी है, और इस ढलने की प्रक्रिया में उसके पति उसका उपहास उड़ाते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों का साथ देती है। अब तक पढ़ चुके हैं। उसके बाद जब वो घर लौटकर आते हैं, रात लगभग 8 बज चुके हैं, और घर में सिल्वर वेडिंग का दृश्य चल रहा है। ये आपकी पाठ्य पुस्तक, जिसमें हमने पढ़ा और पाया था कि उनके परिवार में उनके बच्चे उन्हें सरप्राइज देने के लिए एक पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, और इस पार्टी में उन्होंने अपने कई संबंधियों को और उनका बेटा भूषण अपने उच्च अधिकारी को भी आमंत्रित करता है। तो आपसे आग्रह करूंगा, अपनी पुस्तक यदि आपके पास उपलब्ध हो तो उसी में आप अपनी पृष्ठ संख्या 14 पर पहुंच जाएं, जिसमें आप पाएंगे कि उनका बेटा अपने अधिकारी को विदा दे रहा है। तो पृष्ठ संख्या 13 पर हमने ये पढ़ा था, तो वहीं से हम शुरू करते हैं। जब कार वाले लोग चले गए
तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया। भीतर अब भी पार्टी चल रही थी। उनके पुत्र पुत्रियों के कई मित्र तथा उनके कुछ रिश्तेदार जमे हुए थे। उम्मीद करता हूं आप इसे पढ़ पा रहे होंगे। तो उससे आगे कथा बढ़ती है और देखिए क्या कहा जा रहा है। उनके बड़े बेटे ने झिड़की सी सुनाई। झिड़की कुछ डांट सी लगाना। बब्बा आप भी हद करते हैं। सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचे हैं। रहे थे हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है? यशोधर बाबू ने शर्मीली हंसी हंस दी। जब से तुम्हारा बेटा 1,500 माहवार कमाने लगा है तब से। यह टिप्पणी थी चंद्रदत्त तिवारी की, जो इसी साल SAS पास हुआ है और दूर के रिश्ते से यशोधर बाबू का भांजा लगता है। SAS सबऑर्डिनेट अकाउंट सर्विसेज, आप जानते होंगे अकाउंट्स और ऑडिट डिपार्टमेंट अपनी अलग परीक्षाएं आयोजित करता है, जिसमें कर्मचारियों की भर्ती के लिए परीक्षा ली जाती है। तो इस परीक्षा को उनके भांजे ने पास कर लिया है और वो भी दिल्ली में ही रह रहा है। यशोधर बाबू को अपने बेटों से तमाम तरह की शिकायतें हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें यह अच्छा लगता है कि लोग बाग उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं। ईर्ष्या, जलन, जेलेसी, किसी की तरक्की से, किसी की प्रगति से। जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो इसे ईर्ष्या कहा जाता है। और जलन की यह समस्या, ईर्ष्या की यह समस्या व्यक्ति के लिए एक पीड़ादायी स्थिति है। और शायद इसी कारण आपने पढ़ा होगा अक महादेवी के पदों में वो इन दुर्गुणों से मुक्त हो जाना चाहती है। लेकिन फिलहाल हम इस कथा की ओर लौटते हैं। भले ही उन्हें भूषण का गैर सरकारी नौकरी करना समझ में ना आता हो, तथापि फिर भी वह यह बखूबी समझते हैं कि इतनी छोटी उम्र में 1,500 प्लस कन्वेंस अलाउंस एड, तुम्हारा अदर पक्ष पा जाना कोई मामूली बात नहीं है। आपको लगता होगा 1,500 रुपये तनख्वाह कोई बहुत बड़ी तनख्वाह नहीं है, लेकिन कहानी का घटनाक्रम 1972 का है। तो उस समय के 1,500 आज आप मान के चल सकते हैं 1.5 लाख के बराबर होंगे। और ऐसी स्थिति में जो 1,500 रुपया यशोधर बाबू अपनी उम्र के नौकरी के अंतिम पड़ाव में पा रहे हैं, 30 साल की नौकरी के बाद हासिल कर रहे हैं, उतना पैसा उनका बेटा शुरू से ही कमाने लगा। और आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज में आप देखते होंगे जो लोग नौकरियां कर रहे हैं उन्हें ढेर सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं, ढेर सारी सुविधाएं मिलती हैं। अदर पक्ष का अर्थ है बहुत सारी अन्य सुविधाएं। इसी तरह भले ही यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी हुई हर नई चीज के संदर्भ में यही टिप्पणी की हो कि ये क्या हुआ, समहाउ मेरी तो समझ में आता नहीं, इसकी क्या जरूरत थी, तथापि फिर भी उन्हें कहीं इस बात से थोड़ी खुशी भी होती है कि इस चीज के आ जाने से उन्हें नए दौर के निश्चय ही गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कहानीकार अपने युग के उन दृश्यों का भी चित्रण कर रहा है जहां लोग भौतिकतावादी प्रवृत्ति के कारण वस्तु के संग्रह को ही अपने जीवन का लक्ष्य माने बैठे थे। और ये स्थितियां कभी नहीं बदलेंगी। आज से सैकड़ों साल पहले भी, हजारों साल पहले भी ऐसा होता रहा है। व्यक्ति सुख सुविधाओं का भंडार जमा करना चाहता है जिससे उसे समाज में बड़ा आदमी मान लिया जाए, क्योंकि मोह माया के इस जगत में, जीवन की इन परिस्थितियों में सुख साधन के भंडार ही हमारे जीवन को महत्व प्रदान करते हैं। ऐसी हमारी मनस्थिति होती है और हम इसी मोह माया के बंधे हुए प्राणी हैं, तो हम ऐसा अक्सर मान भी लेते हैं। और मध्यम वर्गीय परिवारों में यशोधर बाबू, उनके बच्चे जो सामान एकत्रित कर रहे हैं,
वो मन ही मन उसके लिए खुश भी होते हैं। अब मिसाल उदाहरण के लिए, जब बेटों ने गैस का चूल्हा जुटाया तब यशोधर बाबू ने उसका विरोध किया, और आज भी वह यही कहते हैं कि इस पर बनी रोटी मुझे तो समहाउ रोटी जैसी लगती नहीं। अब आप लोग बचपन से ही खाना खाते आ रहे होंगे और आपके घरों में गैस का चूल्हा है और आप चूल्हे पर बनी रोटी को खाते हैं तो आपको तो लगता है रोटी यही है। लेकिन यशोधर बाबू परंपरावादी हैं, पुरानी रूढ़ियों से जुड़े हुए हैं, और उन्हें ग्राम्य परिवेश में बचपन बिताने का अवसर मिला तो वो मन में और उनकी जीभ पर रोटी का जो स्वाद है, उन्हें लगता है कि ये रोटी वैसी रोटी नहीं है जैसे उनके गांव के चूल्हे पर बना करती थी। और आप भी हो सकता है अपने खान पान में इस तरह की तुलना करते हो, क्योंकि जो भोजन आपको मिल रहा है, जो आप बचपन से करते आ रहे हैं, वो स्वाद आपको हमेशा अच्छा लगता है। खैर, तथापि वह जानते हैं गैस ना होने पर वह इस नगर में चपरासी श्रेणी के मान लिए जाते। इसी तरह फ्रिज के संदर्भ में आज भी यशोधर बाबू यही कहते हैं कि मेरी समझ में आज तक यह नहीं आया कि इसका फायदा क्या है। बासी खाना खाना अच्छी आदत नहीं ठहरी, और यह ठहरा इसी काम का कि सुबह बना के रख दिया और शाम को खाया। इसमें रखा हुआ पानी भी मेरे मन तो आता नहीं, गला पकड़ लेता है। कहते हैं मगर इस बात से संतुष्ट होते हैं कि घर आए साधारण हैसियत वाले मेहमान इस फ्रिज का पानी पीकर अपने को धन्य अनुभव करते हैं। अब आपके घरों में सुख सुविधाएं हैं तो बिना फ्रिज के आप समझ सकते हैं, अगर फ्रिज खराब हो जाए तो आपको लगता है अब क्या किया जाएगा, क्योंकि फ्रिज बहुत उपयोगी चीज है। वैसे ही आधुनिक युग में बहुत से साधन संसाधन ऐसे हैं जो हमारे जीवन को, हमारी दैनिक क्रियाओं को बड़ा सरल बना देते हैं, और ये सारी चीजें पुरानी पीढ़ी के लोगों को लगता है कि बेकार की चीजें हैं, और ये पीढ़ी का अंतराल है जो बार बार इस कहानी में उभर कर आता है। अपनी सिल्वर वेडिंग की यह भव्य पार्टी भी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर ही लगी, कि कुछ भी कहो ठीक नहीं है। तथापि फिर भी उन्हें इस बात से संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए, जिसने कभी अपना विवाह भी कोऑपरेटिव से 2-4 हजार कर्जा निकालकर किया बगैर किसी खास धूमधाम के, उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह की नमकीन, फल, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, सब कुछ मौजूद है। क्योंकि यशोधर बाबू की शादी 1947 में हुई थी, और उस समय आप समझ सकते हैं सारी सुविधाएं नहीं थी, और दिखावे की स्थिति होने के बावजूद क्योंकि पैसा नहीं था तो उन्होंने बड़े सादा तरीके से अपनी शादी की होगी। अब वो तुलना करते हैं 25 वर्ष पहले से आज की, कि 25 वर्ष बाद जबकि उनकी शादी की सालगिरह है, और ये सालगिरह जो वो आयोजित भी करना नहीं चाहते हैं, जो सरप्राइज के रूप में उनके बच्चों ने आयोजित की है, अब उसमें इतनी सारी ठाट बाट और स्थितियां देखकर उन्हें खुशी भी हो रही है, लेकिन वो उसे जाहिर करना नहीं चाहते। गिरीश बोला, मुझे आज सुबह बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 47 को हुई थी, और इस हिसाब से आज उसे 25 साल पूरे हो गए हैं। मैंने आपके दफ्तर फोन किया था, लेकिन शायद फोन खराब था। तब मैंने भूषण को फोन किया। भूषण ने कहा शाम को आ जाइए, पार्टी करते हैं, मैं अपने बॉस को भी बुला लूंगा इसी बहाने। तो नई पीढ़ी जो हर अवसर को खुशी और उत्साह से मनाना, शायद पुरानी पीढ़ी के लोग भी मनाना चाहते हो, लेकिन एक लंबे समय तक उनकी ये आदतें बन गई कि पैसा बचाना है, पैसा भविष्य के लिए जोड़ना है, जबकि नई पीढ़ी वर्तमान में जीना चाहती है। और इसी पीढ़ी के अंतराल को इस कहानी में दर्शाया गया है। गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है, बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है, और उसकी सहायता से यशोधर बाबू के बेटे को अपना यह संपन्न साला समहाउ भयंकर ओछाट यानी ओछेपन का धनी मालूम होता है। उन्हें लगता है कि इसी ने भूषण को बिगाड़ दिया है। कभी कहते हैं ऐसा तो पत्नी बरस पड़ती है, जिंदगी बना दी तुम्हारे 2nd क्लास बीए बेटे की, कहते हो बिगाड़ दिया। और एक कहावत भी है,
जोरू का भाई एक तरफ, सारी खुदाई एक तरफ। यशोधर बाबू की पत्नी अपने चचेरे भाई का सम्मान करती है, उसके प्रति लगाव रखती है और अपने पति को भी डांट देती है कि तुम्हें क्या पता कि मेरा भाई कितना योग्य, कितना लायक है। उसने तुम्हारे बेटे की जिंदगी बना दी। भूषण अपने मित्रों सहयोगियों का यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू कराते हैं। उनकी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू कहकर जवाब देते हुए जिन लोगों का नाम पहले बता दिया गया हो उनकी ओर वाईडी पंत, होम मिनिस्ट्री, भूषण फादर्स, भूषण फादर कहकर स्वयं हाथ बढ़ाकर यशोधर बाबू ने हर चंद यह जताने की कोशिश की कि भले ही वह संस्कारी कुमाऊनी है, तथापि फिर भी विलायती अर्थात विदेशी रीति रिवाज से भी भली भांति परिचित हैं। किशनदा कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर एक की बात ठहरी, लेकिन अपनी छोड़नी नहीं हुई। टाई सूट पहनना आना चाहिए, लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक है, यह नहीं भूलना चाहिए। अब बच्चों ने एक और विलायती परंपरा के लिए आग्रह किया। विलायती वही विदेशी परंपरा। यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटें। अब आप स्वयं अपने परिवार में देख ले, अपने परिवेश में देख ले। सामान्यतः आपका जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता होगा और कुछ परिवारों में आपके माता पिता की शादी की सालगिरह भी मनाई जाती होगी, और कुछ जगह जहां हम लोग अपने को मॉडर्न बना चुके हैं, मोड बन चुके हैं, वहां इसे शायद धूमधाम से आयोजित किया जाता होगा। लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों में अभी भी कुछ ना कुछ संकोच बना रहता है। और 1972 की घटना को याद करिए, देखिए उस समय क्या हुआ। घर वाली पहले थोड़ा शर्माई, लेकिन जब बेटी ने हाथ खींचा तब उसे केक के पीछे जा खड़ी होने में कोई हिचक नहीं हुई। वहीं से उसने पति को भी पुकारा। तो ये भी उदाहरण है कि यशोधर बाबू की पत्नी अपने आप को बच्चों के अनुसार ढाल रही है, लेकिन यशोधर बाबू अपने को ढाल नहीं पा रहे। यशोधर बाबू ने केक को काटना बचकानी हरकत माना। बेटी उन्हें लगभग खींच कर ले गई। यशोधर बाबू ने कहा, somehow I don't like all this, लेकिन anyway, लेकिन फिर भी केक काट ही दिया। गिरीश ने उनकी यह अनमनी यानी बेमन से किंतु संतुष्ट छवि कैमरे में कैद कर ली। अब पति पत्नी से कहा गया कि वे केक से मुंह मीठा करें एक दूसरे का। पत्नी ने खा लिया, मगर यशोधर बाबू ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं केक खाता नहीं, इसमें अंडा पड़ा होता है। बताया गया कि अभी कुछ वर्षों पहले तक आप मांसाहारी थे, एक टुकड़ा केक खा लेने में क्या हो जाएगा, लेकिन वे नहीं माने। तब उनसे अनुरोध किया गया कि लड्डू ही ले ले। भूषण के एक मित्र ने लड्डू उठाकर उनके मुंह में ठूसने का यत्न किया, लेकिन यशोधर बाबू इसके लिए भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था, मैंने अब तक संध्या नहीं की। संध्या अर्थात शाम के समय की जाने वाली पूजा अर्चना। इस पर भूषण ने झुंझलाकर कहा, तो बब्बा पहले जाकर संध्या कीजिए, आपकी वजह से हम लोग कब तक रुके रहेंगे। आप सब लोग खाइए। यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा, प्लीज गो अहेड, नो फॉर्मेलिटी, कि आप औपचारिकता न करें, आप पार्टी एंजॉय कीजिए। यशोधर बाबू ने आज पूजा में कुछ ज्यादा ही देर लगाई, इतनी देर कि ज्यादातर मेहमान उठकर चले गए। उनकी पत्नी, उनके बच्चे बारी बारी से आकर झांकते रहे और कहते रहे, जल्दी कीजिए, मेहमान लोग जा रहे हैं। शाम की 15 मिनट की पूजा को लगभग 25 मिनट तक खींच लेने के बाद भी जब बैठक से मेहमानों की आवाजें आती सुनाई दी, तब यशोधर बाबू पद्मासन साधकर ध्यान लगाकर बैठ गए। पद्मासन, आप जो योगाभ्यास करते होंगे देखा होगा, आलती पालती मारकर, जैसे भगवान शिव समाधि लगाकर ध्यानस्थ हो जाते हैं, ध्यान लगाते हैं, वैसे यशोधर बाबू भी आज पद्मासन लगाकर बैठ गए। वह चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे, और शायद ये हमारा आध्यात्मिक चिंतन
और हमारे आसपास का परिदृश्य, जिसमें धर्म और अध्यात्म के नाम पर अक्सर टेलीविज़न पर आने वाले सीरियल्स अक्सर दिखाते हैं एक रोशनी सी, एक विशेष आकार की रोशनी, विशेष बिंदु। क्योंकि भौतिक प्रवृत्ति के हमने शायद आध्यात्मिकता के उस स्तर को प्राप्त नहीं किया, शायद ये भी कारण हो सकता है। तो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन सामान्यतः ईश्वर से हमारा संबंध स्थापित होने की स्थिति को, कबीर तो ये मानते हैं कि ईश्वर के अनुभव को बताया नहीं जा सकता। आत्मा और परमात्मा का संबंध अटूट है, ये बहुत सारा कथन। लेकिन फिलहाल यशोधर बाबू आध्यात्मिकता के उस परिदृश्य में आज शायद ईश्वर से अपना संबंध जोड़ लेना चाहते हैं। वो प्रकाश का नीला बिंदु देखना चाहते हैं, मगर वो उन्हें दिखाई नहीं देता। उनकी आंखों के सामने किशनदा की छवि उभर आती है। यशोधर बाबू किशनदा से पूछ रहे थे कि जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए। किशनदा कह रहे थे, भाऊ, सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं। यानी जो हुआ होगा, क्या हुआ होगा, हुआ ही होगा। मृत्यु का कोई ना कोई कारण बनता है, इसी से हम सब मरते हैं। गृहस्थ हो यानी जिसने विवाह किया हो, जिसका बड़ा परिवार हो, ब्रह्मचारी हो जो हमेशा विवाह से दूर रहकर अविवाहित रहने की बात सोचता हो, जैसे सेम किशनदा। अमीर हो गरीब हो, मरते जो हुआ होगा से ही हैं। हाँ, शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। अपना कोई नहीं ठहरा दुनिया में, बस अपना नियम अपना हुआ कि अपने नियम और सिद्धांत से चलो, बाकी जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है। जो लोग संसार में जन्मे हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, जो इस दुनिया में आया है उसका जाना निश्चित है। और आप टीवी पर खबरें भी देख रहे होंगे लगातार पिछले कुछ दिनों से। कोरोना वायरस भी एक वजह बन गई जिससे काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई। उसके अलावा भी कुछ बीमारियां समाज में फैली हैं जिनसे कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, हो रही है। कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कभी कुछ और रोग। तो जीवन में बुढ़ापे का आना, शरीर का रोगी हो जाना, अलग अलग कारणों से मृत्यु का आना, ये सब जीवन सत्य है। और यही बात कहानीकार भी शायद स्वीकार कर रहे हैं। पजामा कुर्ते पर ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी, पाँव में देशी खड़ाऊ और हाथ में डंडा धारण किए इस किशनदास से अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए। उनका विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि बात कुछ और अच्छी तरह समझने के लिए। तो अक्सर आप देखते होंगे फिल्मों में भी दिखाया जाता है, व्यक्ति अपने सामने किसी छवि को देखने लगता है, किसी आत्मा के रूप में उसे दर्शाया जाता है और वो उससे बातचीत करने लगता है। वैसा ही दृश्य, वैसी स्थिति यहाँ इस पट कथा में भी आप समझ सकते हैं। यशोधर बाबू की आंखों के सामने एक छवि है, वो उससे वार्तालाप कर रहे हैं। हर रविवार किशनदास शाम को ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे। उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनवाई जाती थी। उनका कहना था, जिसे फूंक मारकर ना पीना पड़े वह चाय कैसी। चाय सुड़कते हुए किशनदा प्रवचन करते थे और यशोधर बाबू बीच बीच में शंकाएं उठाते थे। जैसे गुरुकुल में शिक्षा हुआ करती थी कि गुरु के सामने शिष्य बैठे हैं, प्रवचन चल रहा है और परस्पर वार्तालाप के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है। यशोधर बाबू को लगता है कि आज भी मेरा मार्गदर्शन किशनदा ही कर सकेंगे और बता सकेंगे कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उसके विषय में मेरा रवैया अर्थात मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए। लेकिन किशनदा तो वही अकेलेपन का खटराग अलापने पर आमादा से मालूम होते हैं कि दुनिया में अकेले हैं, अकेले जाना होगा। और ये राग यानी बार बार एक ही बात अलापी जा रही है। कैसी बीवी, कहाँ के बच्चे, यह सब माया ठहरी। और यह जो भूषण आज इतना उछल रहा है वह भी किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तो कर रहा है। अब पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच का अंतराल अक्सर संवाद के रूप में आप ही कहते होंगे, सुनते होंगे, देखते होंगे।
कि दुनिया में अकेले आए हैं, अकेला जाना होगा, लेकिन मृत्यु कब आनी है उसका हमें नहीं पता। तो क्या बिना मृत्यु आए हम मर जाएं? हम वर्तमान में जिए, और वर्तमान की जो स्थितियां हैं उसमें शादी की सालगिरह तो उसे मनाने का ये समय है। लेकिन यशोधर बाबू अपने मन में अपने अकेलेपन को इतना अधिक विस्तार दे रहे हैं कि वो सोच नहीं पा रहे कि वो इस पार्टी में शामिल हो या ना हो। यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते, लेकिन उनके घरवाली उन्हें झिड़कते हुए आ पहुंची। क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगे? यशोधर बाबू आसन से उठे और उन्होंने दबे स्वर में पूछा, मेहमान गए? पत्नी ने बताया, कुछ गए हैं, कुछ हैं। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन है। आश्वस्त होने पर कि सभी रिश्तेदार ही हैं, वह उसी लाल गमछे में बैठक में चले गए जिसे पहनकर वह संध्या करने बैठे थे। यह गमछा पहनने की आदत भी उन्हें किशन दास से विरासत में मिली है, और उनके बच्चे इसके सख्त खिलाफ हैं। एवरीबडी गॉन, पार्टी ओवर, कि सभी चले गए, पार्टी समाप्त हुई। यशोधर बाबू ने मुस्कुराकर अपनी बेटी से पूछा, अब गोया मानो गमछा पहने रखा जा सकता है। उनकी बेटी झल्लाई, लोग चले गए इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप गमछा पहनकर बैठक में आ जाएं। बब्बा, यू आर द लिमिट, कि आप तो सारी सीमाओं को पार कर देते हैं। ये अच्छी आदत नहीं है। बेटी, हमें जिसमें सज आएगी वही करेंगे ना। सज मतलब आराम मिलना। तुम्हारी तरह जीन पहनकर हमें तो सज आती नहीं कि तुम्हारी ये पोशाक, तुम्हारा ये पहनावा, ये तंग पैंट पहनना आरामदायक नहीं, मुझे तो इसी में आराम मिलता है। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे कुछ पैकेटों पर पड़ी। बोले, ये कौन भूले जा रहा है? भूषण बोला, आपके लिए प्रेजेंट है। प्रेजेंट? उपहार, तोहफे। खोलिए ना। इस उम्र में क्या हो रहा है प्रेजेंट? तुम खोलो, तुम्हें इस्तेमाल करो, कहकर शर्मीली हंसी हंसे। भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए बोला, इसे तो ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूं, ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं बब्बा, फटा पुल ओवर पहन के चले जाते हैं, जो बहुत ही बुरा लगता है। आप इसे पहनकर जाया कीजिए। बेटी पिता का पजामा कुर्ता उठा लाई, इसे पहनकर गाउन पहने। थोड़ी सी ना नुकर करने के बाद यशोधर जी ने इस आग्रह की रक्षा की। गाउन का सैश डोरी कसते हुए उन्होंने कहा, अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन। तो आप समझ सकते हैं, ड्रेसिंग गाउन उन्होंने अपने जीवन में आज तक कभी नहीं पहना था। हम उनकी उम्र मानकर चले तो लगभग 52-55 साल उनकी आयु रही होगी, और इस उम्र में उन्हें पहली बार गाउन पहनने का अवसर मिला। उन्होंने कहा, और उनकी आंखों की कोर किनारे में जरा सी नमी चमक गई। नमी मतलब शायद आंसू छलक आया। जैसा घर की याद में भी आपने देखा होगा, पिता की आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन वो उन्हें छिपाने की कोशिश करते हैं, उसे बरसात का पानी बताकर बच्चों और पत्नी के सामने अपनी पीड़ा को प्रकट करना नहीं चाहते। शायद वही भावुक पिता, वही संवेदनशील घड़ी। यह कहना मुश्किल है किस घड़ी यानी इस अवसर पर उन्हें यह बात चुभ गई कि उनका जो बेटा यह कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने जाया करो, वह यह नहीं कह रहा कि दूध मैं ला दिया करूंगा, या कि इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में वह किशनदा उतर आया है जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई। आज की ये कहानी संपन्न होती है, और हम बात करेंगे इसके अभ्यास प्रश्नों की। कहानी के जो अभ्यास प्रश्न हैं, आपसे आग्रह करूंगा कि कहानी आप पूरी पढ़ें, क्योंकि इस वर्ष से कहानी से, क्योंकि बार बार मैं दोहराता हूं, क्योंकि कुछ नए विद्यार्थी इस कक्षा से जुड़ रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि पिछले साल के बोर्ड पैटर्न में कुछ परिवर्तन आया है। इस वर्ष से, इस साल से
इस पुस्तक से जो प्रश्न आएंगे वो 2 प्रश्न 3 अंकों के होंगे, 2 प्रश्न 2 अंकों के होंगे। तो 10 अंकों के प्रश्न इस पुस्तक से आने हैं। और पिछले वर्ष तक का जो क्रम था, प्रश्न पत्र प्रारूप था, उसमें 4-4 अंकों के प्रश्न आने की परंपरा थी। तकिया कलाम का अर्थ होता है कि एक बात को बार बार दोहराना आदत बन जाती है। कुछ व्यक्ति एक शब्द को, एक वाक्य को हर जगह जोड़ देते हैं। जैसे अपने दोस्तों के साथ अक्सर आपने शायद मजाक भी किया हो, तकिया कलाम कोई बना लिया गया हो और आपका दोस्त जिन शब्दों और वाक्यों का प्रयोग बार बार करता हो, आप उसका नाम ना लेकर उसे उसी तकिया कलाम से पुकारना शुरू कर देते हैं। वैसे ही आप एक बार प्रश्नों को पढ़ें, इसके बाद इनके उत्तर भी मेरे पास उपलब्ध हैं। तो हम सीधा उत्तर की ओर आते हैं। पहला प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? तो यशोधर बाबू बचपन से ही माता पिता का देहांत हो जाने के कारण जिम्मेदारियों के बोझ से लद गए थे। वे सदैव पुराने लोगों के बीच रहे, पले बढ़े, अतः वे इन परंपराओं को छोड़ नहीं सकते थे। यशोधर बाबू अपने आदर्श किशन दास से अधिक प्रभावित हैं और आधुनिक परिवेश में बदलते हुए जीवन मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध हैं, जबकि उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ खड़ी दिखाई देती हैं। वह अपने बच्चों के आधुनिक दृष्टिकोण से प्रभावित हैं। वे बेटी के कहे अनुसार नए कपड़े पहनती हैं और बेटों के किसी मामले में दखल नहीं देती हैं। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ परिवर्तित होती है, लेकिन यशोधर बाबू अभी भी किशन दा के संस्कारों और परंपराओं से चिपके हुए हैं। ये उत्तर का साचा है। आप अपनी भाषा में, अपने शब्दों में उत्तर को ढालकर लिखें और कॉपी करने के बजाय स्वयं पाठ को पढ़ेंगे तो आप स्वयं उत्तर लिख पाने में सक्षम होंगे। दूसरा प्रश्न जो परीक्षा में 2-3 बार आ चुका है पिछले कुछ वर्षों में, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की कितनी अर्थ छवियां वो दृश्यावली खोज सकते हैं। यशोधर बाबू यही विचार करते हैं कि जिनके बाल बच्चे ही नहीं होते, वे व्यक्ति अकेलेपन के कारण स्वस्थ दिखने के बावजूद भी बीमार से हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। जिस प्रकार यशोधर बाबू अपने परिवार से कटा और अकेला पाते हैं, उसी प्रकार अकेलेपन से ग्रस्त होकर किशन दा की मृत्यु हुई होगी। यह भी कारण हो सकता है कि उनकी बिरादरी से घोर उपेक्षा मिली, इस कारण वे सूख सूख कर मर गए। किशन दा की मृत्यु के सही कारणों का पता नहीं चल सका। बस यशोधर बाबू यही सोचते रह गए कि किशन दा की मृत्यु कैसे हुई, जिसका उत्तर किसी के पास नहीं था। समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कर। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है? तो आप देख सकते हैं बहुत बार उन्होंने इस वाक्य का प्रयोग किया है, जैसे कि साधारण पुत्र को असाधारण वेतन मिलने पर, क्योंकि उनकी पत्नी ने बताया था कि बेटा 2nd डिवीजन में BA पास है, लेकिन असाधारण वेतन मिलने लगा। स्कूटर की सवारी पर जब उनके बच्चे जिद करते हैं कि आप स्कूटर पर करें, तो ये भी समहाउ उन्हें इम्प्रॉपर दिखाई देता है। दफ्तर में सिल्वर वेडिंग पार्टी भी समहाउ उन्हें इम्प्रॉपर दिखाई देती है। TDA फ्लैट खरीदने के लिए पैसे भरना भी समहाउ इम्प्रॉपर दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर दिखाई देती हैं। तो इन संदर्भों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यशोधर बाबू सिद्धांतवादी हैं। यशोधर बाबू आधुनिक परिवेश में बदलते हुए जीवन मूल्य और संस्कारों के विरुद्ध हैं। और कहानी से उसका संबंध यही बनता है कि यशोधर बाबू का जो मानसिक साचा है वो इतना परिपक्व हो चुका है कि अब उसे किसी अन्य रूप में ढाला नहीं जा सकता। उन्हें किशन दा द्वारा जो चीज़ें विरासत में मिली
वो उन्हें बदलना नहीं चाहते और नई पीढ़ी के नए संस्कार उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर दिखाई देते हैं। सारे एक्सपेरिमेंट आपके साथ ही हो रहे हैं ऐसा नहीं है। स्वयं एक शिक्षक के रूप में मैं जो यहाँ बैठा हूँ, ये एक्सपेरिमेंट मेरे साथ भी तो हो रहा है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन एक समय था स्कूल में लाना आपके लिए अलाउड नहीं था और इसे पढ़ाई में व्यवधान भी माना जा रहा था, लेकिन आज स्वयं आप और हम इसी मोबाइल फ़ोन से जुड़े हुए हैं। आज ये स्थितियाँ बदल चुकी हैं और बदली हुई परिस्थितियों में क्योंकि व्यक्ति अपने आप को ढाल लेता है, अपनी लोचशीलता से, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से तो बच जाता है, और जो रिजिडिटी है, जो रूढ़िवादिता है, आप समझ सकते हैं डायनासोर दुनिया से समाप्त हो गए और व्यक्ति बच गया। दुनिया की बहुत सी जीव जंतुओं की जातियां प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं क्योंकि अपने कुछ समय के साथ वो ढाल नहीं पाए, समय और स्थिति को समझ नहीं पाए। जैसे कोरोना वायरस के फैलने पर लॉकडाउन, यह हमारे जीवन और जिंदगी का हिस्सा नहीं है, लेकिन घरों में हम सभी कैद हैं, क्योंकि बचने के लिए यहाँ लड़ाई ज़रूरी नहीं बल्कि बचाव ज़रूरी है। और जो व्यक्ति अभी भी लगता है कि उन्हें कोरोना वायरस नहीं हो सकता, तो देख लें रूस के प्रधानमंत्री, वो भी कोरोना के शिकार हो गए। तो समय और स्थितियों के हिसाब से अपने को ढाल लेना जरूरी है। अब स्कूल खुलने के बाद आप मोबाइल फ़ोन ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, ये तो उस समय की स्थितियाँ परिस्थितियाँ उन पर निर्भर करता है। फिलहाल हम पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे करते हैं, क्योंकि लंबी क्लास लेना शायद आपको बोरियत भरा लग रहा होगा और आप बातें करने के इच्छुक ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी टिप्पणियों का हमेशा यहाँ आदर है। यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशन दा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आपके जीवन को दिशा देने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका या योगदान रहा? तो ये व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित प्रश्न होगा, लेकिन सामान्यतः कोशिश करिए कि आप सीमित साँचे में उसे ढालकर प्रस्तुत करें कि जिस तरह यशोधर बाबू के जीवन में किशन दा की महत्वपूर्ण भूमिका रही, वैसे ही आप, क्योंकि ये सिर्फ एक साँचा है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, आप अपना उत्तर अपनी भाषा में अपने शब्दों में लिखें कि आपके जीवन पर किसका प्रभाव पड़ा। आपके परिवार के लोग भी हो सकते हैं, आपके शिक्षक हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, आपके सगे संबंधी हो सकते हैं, या सकता है जिसने आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया हो। वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़कर आपके अनुभव इस कहानी से कहां तक सामंजस्य अर्थात तालमेल बिठा पाते हैं। इस पाठ के माध्यम से पीढ़ी के अंतराल का मार्मिक चित्रण किया गया है। आधुनिकता के दौर में यशोधर बाबू परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जीवित रखना चाहते हैं। उनका उसूल पसंद होना दफ्तर एवं घर के लोगों के लिए सरदर्द बन गया है। अब कुछ लोग जो अपने संस्कारों के पक्के हैं और अपने आसपास बदलाव देखना नहीं चाहते, वो बाकी लोगों के लिए सरदर्द बन जाते हैं। जैसे यशोधर बाबू 5 बजे छुट्टी होती है, 5:30 बजे तक कार्यालय में बैठे हैं। अब उनके घर में मेहमान आए हैं और वो गमछा पहनकर ही मेहमानों के सामने निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ये सारी स्थितियां कहीं ना कहीं परिवार को कभी कभी परिवार के सदस्यों को दुख भी पहुंचाती हैं। और देखिए हम कहां तक सामंजस्य बिठा सकते हैं। अतः मेरे मत से पुरानी पीढ़ी को कुछ होना पड़ेगा और नई पीढ़ी को परंपराओं और मान्यताओं का ख्याल रखना होगा, यानी मध्यम मार्ग बुद्ध ने भी दिया था। अष्टांग योग आपने पढ़ा होगा, या भूल भी गए हो तो आप जान लें, मध्यम मार्ग का अर्थ है ना तो हम किसी चीज़ को पूरी तरह से नकार दें, ना ही उसे बिल्कुल श्रेष्ठ मानकर अपना लें, बल्कि अपनी बुद्धि से एक बीच का मार्ग, मध्यम मार्ग हमेशा श्रेष्ठ माना जाता है। कुछ अपने मन की कहो, कुछ दूसरे के मन को सुनो, तभी एक बात, तभी एक रिश्ता बना रह सकता है। तो मध्यम मार्ग के लिए हमें जाना होगा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न
जो इस पाठ से बनता है, किस कहानी की मूल संवेदना आप किसे कहेंगे? यहाँ 3 उत्तर दिए गए हैं, इनमें आपको कौन सा सही लगता है? पहला है हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य, दूसरा पीढ़ी का अंतराल, तीसरा पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। तो वास्तव में पीढ़ी का अंतराल इस पूरी कहानी का भाव है और इसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी का ताना बाना बुना गया है, क्योंकि हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य हाशिए पर धकेले नहीं गए हैं। इस कहानी में अभी भी किशन दा जैसा पात्र दिखाया गया है, यशोधर बाबू दिखाई दे गए। आप ठीक कह रहे हैं, खा इसका सही उत्तर है। मुझे बहुत तृप्ति महसूस हो रही है कि आप इस पाठ को ठीक ढंग से समझे हैं, सही उत्तर आप दे रहे हैं, तो आप सबके लिए तालियां। आधुनिकता के दौर में यशोधर बाबू परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जीवित रखना चाहते हैं। उनका उसूल पसंद होना और सारी स्थिति हम पढ़ चुके हैं, और इसके बाद पीढ़ी का अंतराल इसका सही उत्तर है। 7वां प्रश्न भी परीक्षा में पहले आता रहा है, क्योंकि पहले 4 अंकों का प्रश्न आता था और अब 3 और 2 अंकों का प्रश्न है। तो हो सकता है ये उत्तर आपको न देना पड़े, या हो सकता है प्रश्न को बदला जाए और 2 हिस्सों में इसे बांट दिया जाए कि हमारे बुजुर्गों को हमारी कौन सी बातें या हमारे कौन से क्रियाकलाप अच्छे नहीं लगते। 2 अंकों का प्रश्न आ सकता है, उन्हें क्रियाकलाप अच्छे क्यों नहीं लगते। तो आप 2 उत्तर यहाँ पढ़ सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ, मैंने एक लिंक भी इस आज के पाठ के साथ ऊपर शेयर किया है, आप उसे अवश्य देखें। ये प्रश्नोत्तर आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। बिल्कुल सही भी उत्तर आपका आ रहा है। लेकिन इसका उत्तर खा लिखना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि उत्तर ABCD पूछा ही नहीं गया, उत्तर था का गा घा। तो आप कोशिश करें इस बात को भी समझ लें, परीक्षा में जो पूछा गया है उत्तर उसी रूप में लिखें। लिखा है उसे आंशिक सही मानना चाहिए, क्योंकि इसमें उत्तर का खा गा पूछा गया है, ABCD नहीं पूछा गया है। तो आप प्रश्न को जरूर पढ़ें और उत्तर उसी हिसाब से दें। तो आप इन उत्तरों को पढ़ सकते हैं, और उम्मीद करता हूं ये पाठ आप समझ चुके होंगे। और एक और प्रश्न, यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है? उसमें 3 तर्क नीचे दिए गए हैं कि वे, एक बार इसे, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वे सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। यशोधर बाबू एक तरह का द्वंद्व है। अब द्वंद्व भी आप समझ लें, जरूरी है, क्योंकि ये शब्द आपको अब भी काम आएगा। और एक पाठ और हम पढ़ेंगे इस साल। एक कहानी हमें पढ़नी है, रज़िया सज्जाद ज़हीर की कहानी है नमक। उस समय भी आपको ये द्वंद्व समझ में आएगा। द्वंद्व का अर्थ होता है 2 चीज़ों में विरोध होना। अंतर द्वंद्व आपने सुना होगा कि हमारा दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। दिल और दिमाग की लड़ाई, क्या करें क्या ना करें, ये करें या वो करें, तो ये द्वंद्व। अब देखिए इसमें द्वंद्व क्या है, जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता तो है पर पुराना छोड़ता नहीं है। तो यहाँ द्वंद्व किसमें है? नए और पुराने में, कि वो पुरानी परंपराओं को छोड़ दे, नए को अपना ले, या नए को छोड़ दें, पुरानी परंपराओं से चिपके रहें। इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। और तीसरा है, यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व है और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को अपनाना ही उचित है। तो आप स्वयं समझदार हैं, गा से आप सहमत नहीं होंगे, क्योंकि उनका जो रवैया है अपने परिवार में अपने बच्चों के प्रति या पुरानी परंपराओं के प्रति, हाँ द्वंद्व समास भी होता है,
आपने पढ़ा होगा, जहाँ बिल्कुल भ्रम की स्थिति नहीं है। यहाँ भ्रम तो होता है हम रस्सी को सांप समझ लें, ये भ्रम है। द्वंद का अर्थ होता है दो में से किसी एक को अपनाना है। किसे अपनाया जाए? दो स्थितियां हैं, नई और पुरानी। तो ये द्वंद की बात हम यहाँ इसी रूप में लेंगे, तो इसका उत्तर भी खा है। यशोधर बाबू के व्यक्तित्व में एक तरह का द्वंद्व है, जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता तो है, पर पुराना उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। क्योंकि जब वो बच्चे थे, पिता का देहांत हो गया। हुआ कि यहाँ पले बढ़े, फिर दिल्ली आ गए, किशन दास से मिली। तो आप समझ सकते हैं मध्यम मार्ग ही उचित था। और यहाँ उनके व्यक्तित्व में कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ जगह उन्हें सहानुभूति से, यानी उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकालने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनके प्रति कुछ सिंपैथी, एम्पैथी रखी जाए। सहानुभूति की बजाय भी सहानुभूति भी कई बार, क्योंकि हम उस बात को महसूस कर पाते हैं। यशोधर बाबू जैसे लोग साधारणतः किसी न किसी से प्रभावित होते हैं, से प्रभावित थे। वे परंपरागत ढर्रे पर चलना पसंद करते तथा बदलाव पसंद नहीं करते, अतः समय के साथ ढलने में असफल होते हैं। वैसे ही मेरे दादाजी भी पुराने विचारों से प्रभावित हैं। उन्हें भी नई चीज़ अपनाने में तकलीफ होती है। इस कारण वे हमसे दुखी रहते और हमें भी दुख होता है, क्योंकि वो पुरानी पीढ़ी के, उन्होंने वो चीज़ें देखी ही नहीं। तो ये अन्य अभ्यास प्रश्न हैं जो परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो मैं अपेक्षा करता हूँ आपकी इस उपस्थिति से कि आपने कहानी को पूरी तरह से समझा और पढ़ा है। और मैं संजय कुमार, पीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय सेक्रेटरीट रोहिणी, नई दिल्ली, आपकी उपस्थिति के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपकी टिप्पणियों का मुझे इंतज़ार रहेगा। हम आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप आज की कहानी शुरू करने से पहले जो ऊपर डिस्क्रिप्शन है, विवरण है, उसमें एक लिंक भी शेयर किया गया है। तो आपसे आग्रह करूंगा, वो PDF फाइल है जिसमें इस पाठ का सारांश और प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, तो आप उन्हें पढ़ें और आवश्यकता करें। और अब मैं आपसे अनुमति चाहूँगा। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आभार।